नतीजा निकल पाए और किसानों से सरकार लगातार वार्ता कर रही है, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। हमारे साथ खुद सुरेश राणा साहब, गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश राणा जी आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद अतुल जी। सुरेश जी, बहुत कोशिश की गई सरकार की तरफ से, लेकिन किसान आंदोलन रुक नहीं रहा है। किसानों से बातचीत में कहां बाधा है? चूंकि आप बहुत सक्रिय रहते हैं किसानों के बीच में, जनता के बीच में, और किसानों से आपका सीधा संवाद रहा है। गन्ने के मसले को लेकर जो भी भुगतान की दिक्कत थी और मिलों की दिक्कत थी, उस पर आपने बहुत हद तक उसका समाधान निकाला है, निकलवाया है अपने मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से। लेकिन इस समस्या का देशव्यापी में क्यों कोई समाधान नहीं निकल रहा और दिल्ली में वो आंदोलन बढ़ता जा रहा? अतुल जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं जी, और लगातार उनका ध्येय रहता है कि किसान की आय बढ़ाना है, किसान की आय दोगुना करनी है जी। और उसी क्रम में उन्होंने जो कृषि विधेयक वो लाए हैं, और मैं कह सकता हूं कि एक आमूल चूल परिवर्तन जी। और लगातार वर्षों से जो किसान बंधनों में जकड़ा हुआ था, जिस किसान को अपनी फसल को बेचने के लिए सीमित मार्केट मिलता था जी, जो किसान एक प्रतिस्पर्धा का दौर होता है तो कहीं ना कहीं किसान को भी उसका लाभ होता है। एक सीमित संसाधन किसान के पास थे जहां मंडी में जाकर के अपनी फसल को बेच सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान को खुला मार्केट देने का प्रयास किया गया है और इन तमाम कृषि विधेयकों में इस प्रकार का प्रावधान किया है कि देश में कहीं भी किसान चाहे अपनी फसल को बेच सकता है, उसे वो मार्केट उपलब्ध रहेगा, वो देख सकता है। उत्तर प्रदेश का किसान है तो देख सकता है हरियाणा में क्या भाव है, कर्नाटक में क्या भाव है, तमिलनाडु में क्या भाव है, और जहां उसे लगता है मेरी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है वहां वो अपनी फसल को बेच सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि लगातार किसान के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने फैसले किए हैं और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी प्रेरणा से चलने वाली उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार किसान के हित में फैसले कर रही हैं, लगातार किसान के हित में निर्णय ले रही हैं और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसले हैं। अभी मैं एक सम्मेलन से लौटा हूं और ये लखनऊ में लगभग 25,000 किसानों का सम्मेलन था। मैंने बाकायदा सम्मेलन में संवाद किया और किसानों से पूछा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन विधेयकों को लेकर के आए हैं, आप इनसे सहमत हैं? तो आप उसकी क्लिप देख सकते हैं, आपके चैनल के लोग भी वहां थे। तो सभी लोगों ने एक मत हाथ उठा करके बोला है हम सहमत हैं और निश्चित रूप से ये जो बेड़िया किसान को 70 साल से पड़ी हुई थी, उन बेड़ियों को तोड़ने वाला, जकड़न को समाप्त करने वाला और एक खुली हवा में एक खुला मार्केट देने वाला विधेयक है। इसलिए हम आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। जिस कानून की आप खूबियां गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सम्मेलन में एक मत होकर लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की, तो आखिर उसी कानून को कुछ लोग काला कानून क्यों बता रहे हैं? वो राजनीतिक दल के हैं, वो मैं नहीं सिर्फ पूछ रहा, किसान यूनियन के नेता भी कह रहे हैं कि यह कानून काला कानून है। ये क्यों है? मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक दल की यदि मैं बात करूं, जो राजनीतिक दल 2013 में स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो हमारे राज्य हैं उन हम 12 राज्यों में एपीएमसी एक्ट में हम संशोधन करेंगे और हम तमाम संशोधन लेकर के आएंगे, लेकिन उनके अंदर किसान के लिए काम करने की वो शिद्दत नहीं थे, किसान के लिए काम करने का वो साहस नहीं है और वो साहस है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर। उन्होंने उस एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया, तो जो राहुल गांधी जी लगातार उसकी वकालत कर रहे थे, आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इन राजनीतिक दलों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो,
और बहुत सारे किसान नेताओं के बारे में भी मैं बता सकता हूं, जिन्होंने जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संशोधन किए, उन तमाम संशोधनों की तारीफ बहुत सारे किसान नेताओं ने की। उन्होंने कहा कि हमारी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है, हमें वर्षों से जिस चीज का इंतजार था वो हमें मिला है। लेकिन अचानक मैं किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस देश में, चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो जी, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे सीएए का मामला हो, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के जो फैसले करते हैं, एक चौकड़ी देश के अंदर है। एक मैं कह सकता हूं, एक ऐसा जिसमें टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी शामिल है, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे अपने आप को श्रेष्ठ विचारक बताने वाले लोग हैं, वो लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फैसलों का विरोध करते हैं। और आपने चुनाव के समय देखा होगा, चाहे 14 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में 17 का चुनाव हो, या 19 का चुनाव हो, या बाद में तमाम राज्यों के चुनाव हो, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फैसलों पर किसानों ने, जनता ने मोहर लगाई है। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आंदोलन है निवेदन वो राजनीतिक आंदोलन के तौर पर आप उसको समझ रहे हैं? क्या सब कुछ राजनीति से प्रेरित आंदोलन है ये? मैं ये जरूर कहूंगा, जो मेरे किसान भाई आज वहां हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा, चूंकि मैं भी किसान का बेटा हूं और किसान देश की रीढ़ है। किसान देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला है, चलाने वाला है, अन्नदाता है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा संवाद के रास्ते रखे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि पहली बार देश की आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मन की बात के माध्यम से लगातार 6 वर्षों में लगातार समाज के हर तबके के साथ मन की बात की है, उनकी बातों को सुना है, उनकी बातों को समझा है और उनकी बात को समझ करके ही अपने विषय को आगे बढ़ाया है। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि कहीं संशोधन की आवश्यकता है, तो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय गृह मंत्री जी हो, चाहे आदरणीय कृषि मंत्री जी हो, आदरणीय रक्षा मंत्री जी हो, तमाम लोगों ने किसानों के डेलीगेशन से वो मिले भी हैं, लगातार उनसे बातचीत की है। अभी भी कहा है यदि कोई संशोधन की बात है, कहीं आपको भाई भ्रम की स्थिति कहां थी, विपक्ष के लोगों ने कहा एमएसपी समाप्त कर देंगे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी समाप्त करने का कोई विषय नहीं है, लगातार एमएसपी जारी रहेगी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, केवल एमएसपी को जारी ही नहीं रखा, प्रधानमंत्री जी ने लगातार एमएसपी को बढ़ाने का काम किया। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के बारे में लगातार कांग्रेस चर्चा करती थी, लगातार अन्य दल चर्चा करते थे हम लागू करेंगे, किसी ने साहस नहीं दिखाया, किसान की बातें की लेकिन किसान का हित नहीं किया। मैं बधाई दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने तमाम स्वामीनाथन जी की जितने भी उनकी सिफारिशें थी, सारी सिफारिशों को लागू करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आप यदि एमएसपी की बात करेंगे, एमएसपी पर ही 13 में जहां गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए थी, आज देश में गेहूं के एमएसपी 1975 रुपया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आदरणीय मोदी जी का एमएसपी को लेकर के विचार क्या है, विवेक क्या है। जहां धान के एमएसपी, देखिए बहुत सारी बातें तो बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। स्वामीनाथन पर अगर वो आप पर सवाल उठाते हैं तो हमें भी उनको जवाब देना आता है। मीडिया कर्मियों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो इन चीजों को एक तरीके से रख दे। हम भी पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं कर दिया था लागू स्वामीनाथन को, आज अब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब आप सत्ता में है तो आपसे ज्यादा सवाल बनते हैं। सुरेश राणा साहब, आपने कई खूबियां कानून की गिनाई और उसके साथ साथ निवेदन भी किया कि अभी भी अगर कोई संशोधन की मांग है तो उस पर भी आप वार्ता करें। ये वार्ता हो क्यों नहीं पा रही है? एक आम चीज निकल कर आई इस पूरे आंदोलन में कि दरअसल इसमें पंजाब और कुछ हरियाणा के किसान संगठन है, किसान है और कहीं का नहीं। और इसको लेकर मीडिया कर्मियों पर भी यह सवाल दागा गया कि आप एक तरफा दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको नहीं लगता कि इसमें उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिम के जो संगठन है, वो टिकैत संगठन हो, किसान यूनियन का गुट हो या फिर भानु गुट हो, इन लोगों ने भी लगातार मोर्चेबंदी की है। तो उत्तर प्रदेश के भी किसान तो हैं इसमें। मैं किसान भाइयों से, आवाज ड्रॉप होगी, बोलिए बोलिए राणा साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तमाम किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आकर के, हालांकि मैं किसान भाइयों का एक अभिनंदन करूंगा
कि राजनीतिक दल के लोगों ने, जिन लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में शिकस्त खाए हैं, लोकसभा के चुनाव में शिकस्त खाए हैं, या वो उन्हें तमाम म्युनिसिपल चुनाव में जिनको सफलता नहीं मिली है, चाहे हैदराबाद भाग्यनगर का चुनाव हो, ऐसे तमाम लोग आज संगठित होकर के उन्होंने किसानों भाइयों को गुमराह करने का काम किया है। लेकिन मैं किसान भाइयों का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने किसी को मंच, जिन लोगों ने मंच लेने की कोशिश की है उन लोगों को मंच नहीं दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं देश में अखंडता का भाव जिनको अच्छा नहीं लगता, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नारे लगाते थे, वो लोग आज वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कभी वहां पोस्टर लहराता दिखाई देता है। हम लोगों को पीड़ा होती है, पूरे देश को पीड़ा होती है कि आधे ये भोले वाले किसानों के बीच में ऐसे लोग कहां से आ गए, कहां से ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए। ये लोगों के को उन लोगों को छुड़वाने की बात करते हैं, उन लोगों की सिफारिश करते हैं जो राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। तो इसलिए कभी कभी चिंता होती है, एक किसान का बेटा होने के नाते, एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति होने के नाते कभी कभी चिंता होती है कि कहीं ऐसे लोग जो देश की तरक्की नहीं चाहते, ऐसे लोग जो देश का विकास नहीं चाहते, ऐसे लोग जो किसानों को भला नहीं चाहते, ऐसे लोग जो जिनके कार्यकाल में खाद के कारखाने बंद हुए, जिनके कार्यकाल में खाद की दुकानों पर लंबी लाइन लगती थी, किसानों को लाठियों से पीटा जाता था, ऐसे लोग जिन्होंने एमएसपी को लागू नहीं किया, ऐसे लोग जिनके काल में 10 साल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, ऐसे लोग आज कहीं किसान के कंधे पर बंदूक रख के इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कि हम बात नहीं करेंगे, ये वापस करो, इस प्रकार की जो भाषा आई है, ये भाषा कहीं ना कहीं, पहले किसान, आपने देखा होगा, किसान संवाद में विश्वास कर रहा था, लगातार किसान संवाद भी कर रहा था, लेकिन ऐसे लोगों को ये बात नागवार गुजरी और ये नहीं चाहते कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल देश के अंदर आए। वरना लगातार कई चरणों में किसानों के साथ आदरणीय कृषि मंत्री जी की, आदरणीय गृह मंत्री जी की वार्ता हुई और आज भी गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम विषयों पर खुले मन से बात करना चाहते हैं। यदि लगता है कि कहीं किसान का हित हो सकता है, भाई आपने कहा कि जमीन चली जाएगी, एक्ट में जमीन की चर्चा नहीं है, केवल फसल का करार है। आपने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा हम लिखित में देने को तैयार है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी के बाहर मंडी होगी तो विकल्प मिलेगा। 8.5% बिचौलियों का टैक्स है पंजाब के अंदर। उनके मन में पीड़ा है, उनके पेट में दर्द है बिचौलिए के, उन्हें लगता है किसान को सीधा भाव मिल जाएगा, किसान देश की मार्केट से जुड़ जाएगा, किसान आधुनिक हो जाएगा, किसान तकनीक के साथ जुड़ जाएगा। तो वर्षों से जो किसान का तुमने शोषण किया है, उस शोषण का क्या होगा? केवल इस, ये जो तुम्हारा आर्थिक ढांचा है जो किसान के कंधे पर खड़ा हुआ है, इस आर्थिक ढांचे का क्या होगा? कुछ लोगों को यह भी चिंता सता रही है। सुरेश राणा साहब, आपने कई बातों को इसमें जोड़ दिया कि असल में राजनीति कहां पर है या भ्रम कहां पर है, और समाधान निकालने के लिए आप अभी भी निवेदन कर रहे हैं किसानों से। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही समाधान अब निकलेगा, कोई निर्देश आएगा तो, या बातचीत बहुत जल्द हो पाएगी जो कि रुक चुकी है एक तरीके से? बार बार आप निवेदन कर रहे हैं, बार बार सरकार के मंत्री प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन उधर से बात नहीं हो पा रही है। आप देखिए, मान्य सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। पूरे देश में मान्य न्यायालय का हम सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, और आप उस बात को देखेंगे कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मैं गन्ना मंत्री हूं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जहां 5 सालों में जो लोग उत्तर प्रदेश में पहले सरकार में थे वो भी कह रहे थे, वो भी किसान हित की बात कर रहे हैं, उन्हें यह ख्याल नहीं आता कि उनके 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 95,000 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, योगी जी के निर्देश पर 3 साल में हमने उत्तर प्रदेश में 1,12,000 करोड़ का गन्ना किसानों का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश में 10 चीनी मिलों को सपा ने बंद किया, 17 मिलों को बहुजन समाजवादी पार्टी ने बंद किया। हमने 1.5 दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों को चलाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, यह आदरणीय योगी जी का निर्देश है, यह भारतीय जनता पार्टी का विजन है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है। 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में गया है। चाहे किसानों के, गरीब किसानों के आवास बनने का विषय हो, उनके सुरक्षा का विषय हो, 18
18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली देने का विषय हो, चाहे यूरिया को निम कोटेड करने का विषय हो, चाहे बंद खाद के कारखानों को चलाने का विषय हो, चाहे खाद के मूल्यों पर नियंत्रण करने का विषय हो, या तमाम इंस्पेक्टर राज और ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने का विषय हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हित में कोई शक नहीं है सुरेश राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में या फिर हम कहें खासतौर से उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार या योगी सरकार के कामों का नतीजा निकला है। आपके गन्ना मंत्री रहते हुए, इस सरकार के रहते हुए भुगतान बहुत हुआ है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आपने भुगतान तो किया, इसमें आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन पिछले 3 साल से वो रकम नहीं बढ़ पाई जिसको हम कहते थे, सुनते थे आप लोगों के वादों में और संकल्प में कि हम आएंगे तो गन्ने की कीमत ये होगी, भुगतान इस कीमत पर होगी। 17 के बाद वो नहीं हो पाया है। इस पर आप काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा इसी मन से अगर कोई प्लान है तो आप ऐलान करें कि हां 350 का वो एक जो तय रकम थी वो जल्द होने वाली है गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में। हमने आते ही हमने, जैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, सबसे पहले हमने आते ही 10 रुपया कुंटल का भाव गन्ने पर बढ़ाया। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और योगी जी के निर्देश का अभिनंदन करना चाहता हूं। पूरे लॉकडाउन के दौरान 22 मार्च में लॉकडाउन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलों में सतत पिराई करने का काम यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और लगातार 119 चीनी मिलों में किसान निर्बाध रूप से आपूर्ति करता रहा। लगातार हमने किसान जो किराया, ढुलाई का किराया था वो 8 रुपए 75 पैसे प्रति कुंटल था, उसको हमने 4 रुपए तक लाने का काम किया, किसान को उस दिशा में लाभ देने का काम किया। जो खांडसारी बंद हो गया था, उस 25 साल से एक भी लाइसेंस उत्तर प्रदेश में जारी नहीं हुआ था, हमने 200 से ज्यादा लाइसेंस खांडसारी के उत्तर प्रदेश में जारी किए। जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, किसान को मार्केट मिले, केवल वो शुगर मिलों पर डिपेंड ना रहे, उसे क्रेशर मिले, वो भी बड़ा मार्केट हमने तैयार करने का काम ये किया। दूरदर्शिता तो होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सरकार की और सरकार के उन तमाम मंत्रियों की, लोगों की। ये दूरदर्शिता है कि हमें सीमित नहीं रखना है, हमें परंपरागत खेती पर ही फोकस नहीं रहना है। कानून को लेकर भी ये बातें आप समझा रहे हैं कि धान और गेहूं की ही नहीं, बहुत सारी और फसलें, उस पर भी आप जाइए, विकल्प तलाशिए। लेकिन मेरा एक बार फिर से वही सवाल है, जैसा आपने कहा कि हमने खांडसारी के लिए किया, यानी आपने किसानों को कुछ नए अवसर देने का काम किया और बहुत बेहतर काम किया है। समर्थन मूल्य पर एक बार टिक जाता है किसान, हमारे यहां आप जानते हैं बड़ा सीमित हो जाता है कई बार सोच का दायरा। वो कहता है कि नहीं, ये इन्होंने वादा किया था। उस समर्थन मूल्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सुरेश राणा जी? किसान हित में जो भी होगा वो तमाम फैसले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि किसान की आय दोगुना हो, इस तरफ बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं और उस काम की ओर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आवश्यक होगा वो सारे कदम उठाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का जो भुगतान होता था वो 18,000 करोड़ का होता था। इस वर्ष एक साल में भुगतान हो रहा है 35,800 करोड़ का। तो 18,000 करोड़ और 35,800 करोड़ का आप अंतर देख लीजिए कि वो दुगना या दुगने के आसपास है कि नहीं है। मैं किसानों का भी अभिनंदन करूंगा कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के साथ किसान कदम से कदम मिला के खड़ा है। किसान भाई ने भारी परिश्रम किया है, इसलिए मैं किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के मन में आपके प्रति सदैव पीड़ा रहती है। आदरणीय मोदी जी सदैव आपके हित में फैसले करते हैं। आदरणीय मोदी जी सदैव आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए तमाम वो फैसले जो वर्षों से नहीं हो पाए थे वो मोदी जी ने किए हैं। अब नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए, सरकारें इसीलिए आती हैं कि अगर कुछ गलत हो चुका है या कोई काम रुका हुआ है तो उसमें बदलाव लाया जाए। मैं फिर से आता हूं उसी मुद्दे पर। सुरेश राणा साहब, आपने जैसा कहा कि कुछ लोग, राजनीतिक दल, देखिए राजनीति में अलग अलग दौर में मुद्दे बनते, बिगड़ते और फिर बनाए जाते हैं। इस बार इस आंदोलन के जरिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बनाया जा रहा है। आपकी खुद की व्यक्तिगत भूमिका, आपकी सरकार की भूमिका, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे? अगर लखनऊ में सम्मेलन में किसान समझ रहा है तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर या दिल्ली बॉर्डर पर जो लोग डट गए हैं उनसे वार्ता में कहां ब्रेक लग जा रहा है? कौन कर रहा है? केजरीवाल प्रस्ताव दे चुके हैं विधानसभा में दिल्ली में इस कानून के खिलाफ। उनके विधायक कॉपी फाड़ चुके हैं इस कानून का।
आपको नहीं लगता है कि एक मूवमेंट देने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार और किसान की जो वार्ता है उसमें ब्रेकडाउन हो जा रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये एक सवाल पूछना चाहता हूं। तमाम हमारे मित्र इस चैनल को देख रहे हैं, देखते हैं, और वो राजनीतिक दल के लोग भी देखते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब बोलते थे कि हम एपीएमसी में संशोधन करेंगे, तो आज जब संशोधन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्हें पीड़ा कैसी है? वो कहते थे कि हम किसान को सुविधाएं देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाए और आदरणीय मोदी जी ने दे दी है, तो उन्हें पीड़ा कैसी है? आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, पंजाब में लगातार 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो वहां तो कांग्रेस की सरकार है, आज उन्हें पीड़ा कैसी है? तो लगातार वो जो मोदी जी काम करते हैं, और किसानों का ही नहीं, वो 370 पर देश के गृह मंत्री ने 3 दिन तक सबको मौका दिया कि किसी के मन में शंका हो तो मैं समाधान को तैयार हूं। एक सांसद से पूछा, और मुझे याद है जब अधीर रंजन बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ओकोपाई कश्मीर का विषय हम यूएनओ में ले जाएंगे। जो भारत के अंदर की बातों को यूएनओ में ले जाना चाहते हैं, जो भारत के जवानों के शौर्य का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कहते हैं एयर स्ट्राइक झूठी थी, उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। पूरा देश इन्हें समझ चुका है, पूरा देश इन्हें जान चुका है। केजरीवाल जी, यदि कोई नोबेल पुरस्कार होता झूठ बोलने का, तो वो लगातार उसको प्राप्त करते। लगातार झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। क्या फ्री हुआ है? आपने देखा है कोरोना के अंदर क्या हाल दिल्ली का हुआ है, क्या दिल्ली की स्थिति है। वो लगातार बयान देते रहे, वो लोगों को गुमराह करके बोले बिहार के लोग बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश जाओ, वहां गाजियाबाद में बसें खड़ी हैं, वहां आपको बसें मिल जाएंगी, चले जाओ। भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा की। तो मैं कहना चाहता हूं, विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने के लिए अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश, हम सब इस देश के रहने वाले हैं, और जब देश आगे बढ़ता है तो हम सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं उन दलों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि हर समय आप अपनी उस भाषा का इस्तेमाल मत करें। जब देश की समृद्धि हो, देश आगे बढ़ रहा हो, सीमाओं का विषय हो, सेना का विषय हो, किसानों का विषय हो, तो कम से कम राजनीति छोड़ करके आप एक मंच पे आकर के, जब सदन में बहस हो रही थी, सदन में विधेयक आया, तो राहुल गांधी कहां थे? उनके नेता कहां थे? जब उन्हें लोकसभा में भेजा गया तो इसलिए भेजा गया कि वो वहां अपनी बात रखें। उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी? उन्होंने संशोधन के प्रस्ताव क्यों नहीं दिए? आज जब किसानों ने बात कही है तो किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हर विषय पर, और मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूं, आपने कहा धान का किसान, आपने कहा गेहूं का किसान, आलू का किसान, सारे किसानों के लिए आदरणीय मोदी जी ने फैसले लिए हैं। और जहां तक बात है, हमारे अधिकांश किसान भाई इस बात को समझ रहे हैं। जो भाई जरा सी भी भ्रांति में हैं, हम उन्हें समझाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे हम संवाद करेंगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे, किसान भाई, चूंकि किसान देवता है और किसान के लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनसे संवाद करके अपनी बात रखेंगे। पर ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और ये चाहे आप हो, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये जिस प्रकार की ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं, किसान इनकी राजनीति को इस देश के अंदर सफल नहीं होने देगा। बहुत शुक्रिया सुरेश राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए। सुरेश राणा, गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश, उनका कहना है कि किसान असल में बातों को समझ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति में वो उलझ रहा है। हालांकि सरकार की अब जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी। और सुरेश राणा बार बार ये कह भी रहे थे कि हम किसानों से फिर भी विनम्रता पूर्वक ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो हर हाल में अपने वार्ता को कहीं ब्रेकडाउन में न जाने दें। वार्ता चलनी चाहिए, समाधान वहीं से निकलेगा। नमस्कार।